नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित उपेंद्र देव पांडे आपके अपने YouTube चैनल सिद्ध एवं चमत्कारी उपाय व रोचक जानकारी में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही रोचक विषय वस्तु लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपको बहुत ही सरल विधि से समझाने का प्रयास करूंगा। इसके लिए आप अपनी स्वयं की, अपने परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य की कुंडली देखना चाहते हैं तो उसको खोल लें, ओपन कर लें। आज मैं वो ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक कोई भी ज्योतिषी आपको नहीं बताता है। उन सूत्रों को बताऊंगा, बहुत ही सरलता के साथ समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें मैंने आज जो ये लिया है टॉपिक, ये है 9 ग्रहों की पूर्ण दृष्टि का विचार किस प्रकार किया जाता है कुंडली में, क्या क्या दृष्टियां ग्रहों की होती हैं। तो सामान्यतः मैंने पहले इन चीज़ों को लिख दिया है, बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे। अब इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें, आप जो ये चक्र देख रहे हैं, ये भाव चक्र, इसमें जो 12 भाग हैं, यह ब्रह्मांड के समस्त स्वरूप हैं। इनको हमने 12 भागों में बांटा हुआ है, यानी हमारे ज्योतिषियों ने इनको 12 भागों में, ज्योतिष विद्वानों ने इसको बराबर भागों में बांट दिया है। इसका पूरा परिमाप जो है 360 अंश या डिग्री जो भी कह लीजिए लिया गया है। अब इसको जब बराबर भागों में 12 जगह विभाजित किया जाएगा तो आप गणित में इतना जानते ही होंगे कि एक इसका जो चतुर्भुज है उसका कितना परिमाप हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। 12 23 36 ऐसे साधारण तौर पे आप गुणा करके देख सकते हैं। और इसमें 12 राशियां भी होती हैं, मेष से मीन पर्यंत, वही इसमें दर्शाई जाती हैं। जो इसमें गिनतियां लिखी होती हैं वो राशि का चिन्ह है, मैंने अगले वीडियो में बता दिया है। इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा, वो वीडियो जा कर के आप देख लेंगे। डिस्कशन में लिंक में मैं डाल भी दूंगा उसको। तो 30 अंश का ये चक्र है जो चतुर्भुज है, यानी ब्रह्मांड का ये जो चक्र प्रतिस्वरूप है ये 30 अंश का, और राशि भी 30 अंश की होती है। तो यहीं पर अगर बताया जाए तो प्रत्येक ग्रह, समस्त ग्रहों की अगर मैं दृष्टियों की बात करूं तो सभी ग्रह अपने स्थान से 180 अंश पर पूर्ण दृष्टि डालते हैं। ये सभी ग्रहों के लिए है, ठीक है। अब इसमें कुछ ग्रह और हैं, अन्य ग्रह कैसे क्या हैं वो मैं आगे बताता चलूँगा। जितना भी हो पाएगा सारी चीज़ें मैं समझाने का यहाँ प्रयास करूँगा। बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे मत हैं, लेकिन मैं अपने मत से आपको बताने का यहाँ सरल विधि से प्रयास करूँगा। तो अब आप 180 अंश क्या होगा ये जानने का यहाँ प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए, अब यहाँ पे मैं उदाहरण दूंगा इसी कुंडली के हिसाब से। आपकी कुंडली में यहाँ पर मान लीजिए, इसको लग्न चक्र कहते हैं, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए सूर्य बैठे हैं। अब सूर्य की दृष्टि कहाँ जाएगी, तो 180 अंश कहाँ होगा, एकदम सीधी दिशा में, यानी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्यतः अगर यहाँ है कोई तो यहाँ देखेगा, यहाँ है तो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा, यहाँ बैठा है तो यहाँ देखेगा। इसी क्रम में आप देख लेंगे, अगर यहाँ बैठा है तो यहाँ उसकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि सभी ग्रहों की 180 अंश पे, यानी 7वें घर पे होती है। जो भी ग्रह जहाँ पे बैठा होता है वो आपने उस राशि से ठीक सामने 180 अंश पे, यानी 7वें घर पे पूर्ण दृष्टि डालता है। अब इसमें एक रोचक विषय वस्तु है, वो मैं बताऊंगा। ये चीज़ प्रायः सभी लोग जानते होंगे, लेकिन अभी बताऊंगा, थोड़ा मैं चर्चा कर लूं, जिसमें आपको मैं बता दूं तो इसमें सूर्य और बुध, शुक्र और चंद्रमा, इनकी जो दृष्टियां हैं वो आप देख पा रहे होंगे 7वीं दृष्टि ही मानी गई हैं। बाकी ग्रहों को कुछ अन्य दृष्टियां भी प्राप्त हैं, जिसमें मंगल को ले लीजिए आप। तो मंगल को सर्वप्रथम देखेंगे अगर, तो इनको 4, 7 और 8, यानी 7 नंबर देखिए सब में लिखा हुआ है। सभी ग्रहों में 7 तो है ही, 7वीं दृष्टि सभी को प्राप्त है। लेकिन कुछ अन्य ग्रह हैं जिनको मैंने यहाँ लिया हुआ है, इनकी और भी दृष्टियाँ पूर्ण दृष्टि मानी जाती हैं। सभी कुंडलियों में प्रायः यही दृष्टियाँ बनेंगी, जहाँ भी ग्रह होंगे वहाँ से ये दृष्टियाँ बनेंगी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मंगल को चौथी दृष्टि, यानी यहीं पे अगर मान लीजिए मंगल हो जाती
तो मंगल की दृष्टि कौन सी हो जाती? अब यहीं से आप गिन लीजिए 1 2 3 4। घर प्रायः यही होगा आपका, जो भाव होगा, भाव हमेशा यही होगा कुंडली में, राशियां परिवर्तित होती हैं। तो यहीं से आप घर में गिनने के लिए मैं जो बता रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 4। अगर यहाँ बैठा होता तो यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से जहाँ 12वां घर पड़ेगा वहाँ होगा, लेकिन मंगल को मैंने इसी जगह पे लिया हुआ है, इसलिए यहीं से समझाने का प्रयास करूँगा। तो मंगल की दृष्टि चौथी 1 2 3 4 यहाँ हो जाएगी, और 7वीं तो आप ये देख ही पा रहे हैं, और 8वीं दृष्टि यहाँ हो जाएगी। ये हो गई मंगल की दृष्टि। इसी हिसाब से गुरु की 5 7 और 9 है। अगर यहाँ बैठेगा तो उसकी 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ हो जाएगी, और 7वीं यहाँ रहेगी ही। सभी ग्रहों का अलग अलग रहेंगे, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे। मैं अभी एक ही से समझा दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। और 9वीं दृष्टि यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से गिन कर आएंगे तो यहाँ पर जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये गुरु की हो गई। अब शनि की बात करें तो इनको 3 7 और 10 ये दृष्टियाँ प्राप्त हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो पहले नंबर पे अगर यहीं शनि होगा या यहाँ होगा, जहाँ भी कहीं भी कुंडली में जिस भी भाव में होगा, हाउस में, घर में होगा, वहाँ से तीसरे स्थान, 7वें और 10वें स्थान पे देखेगा। तो यहाँ से तीसरा स्थान कौन सा है? तो 1 2 3 ये पड़ जाएगा, और फिर 7वां तो यही रहेगा, और फिर 9वां 10वां स्थान यहाँ पे ये हो जाएगा, 10म ये होता है। तो इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि शनि की ये दृष्टि होती है। अभी मैं बताऊंगा दृष्टि क्या कारक, ग्रह क्या करता है, दृष्टि पे क्या फल होता है, ये भी थोड़ा मैं चर्चा करूंगा। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद में राहु और केतु, इनको सेम जो दृष्टियां गुरु को हैं वही दृष्टियां इनको भी प्राप्त हैं, यानी 5 7 और 9। वैसे ये छाया ग्रह हैं, इनका बहुत ही महत्व है। समय मिलने पर आपको सारी चीज़ों का मैं अभ्यास कराऊंगा, बताने का प्रयास करूंगा। अपने मति अनुसार, बुद्धि अनुसार जितना हो पाएगा उतना ज़्यादा विस्तार आपको करने का, सिखाने का अभ्यास करूंगा। तो आप यहाँ राहु केतु भी 5 यानी यहाँ है तो 5वें स्थान पे 1 2 3 4 5 यहाँ देखेंगे, और यहीं से आप देख लेंगे तो 7वें यहाँ देखेंगे, और 9वें स्थान यहाँ देखेंगे। अगर यहीं पे अब हाउस बदलता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी घर में सभी ग्रह हों। मैंने आपको समझा दिया है, प्रयास किया है, एक बताने का सिर्फ मेरा भाव है, प्रयास है जो मैंने किया है यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख लेंगे, अगर यहाँ है तो यहीं से गिनेंगे, यहाँ कोई ग्रह बैठा है तो यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। अब इसमें ग्रहों के दृष्टि का प्रभाव जो सामान्यतः माना जाता है वो क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिया है शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह। जो शुभ ग्रहों की दृष्टियाँ हैं ये प्रायः वृद्धि करती हैं। जिन भी भाव को देखेंगे उन भावों में ये वृद्धि करेंगे, यानी बढ़ोतरी होगी, शुभ रहता है, अच्छा रहता है। प्रायः बुध शुक्र की तो बहुत अच्छी दृष्टि होती ही है, लेकिन इसमें भी अशुभता होती है कभी कभी, वो भी समय अनुसार बताऊंगा। यहाँ पे सारी चर्चा संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बता दूं चंद्रमा अगर बली है, पक्ष बल है तो उसकी दृष्टि शुभ मानी जाती है, अगर पक्ष बल नहीं है तो थोड़ा अशुभ माना जाता है। अब यहीं पर अगर हम बात कर लें सूर्य और मंगल की, तो ये दोनों ग्रह क्या हैं? ये थोड़ा सा गर्म ग्रह हैं। तो ये जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से उस स्थान में थोड़ा सा तनाव यानी तेज ऊर्जा को प्रदान करेंगे। उस भाव में थोड़ा ये होगा कि जैसे आप कहते नहीं हैं कि कोई कहता है बड़ा घमंड रहता है किसी चीज़ का, यानी जहाँ भी बैठेंगे उसमें ये अपना वीरत्व वाला, रोष वाला स्वभाव बनाएंगे। अब यहीं पे मान लीजिए अगर इनकी दृष्टि पत्नी भाव पे पड़ती है तो पत्नी भाव पे क्या होगा? थोड़ा तनाव रहेगा, खटपट लगी रहेगी। भाइयों के घर में, यहाँ जहाँ जिस घर से भाई का विचार होता है, मित्रों का, तो मित्रों में भी थोड़ा सा तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। और यही अगर शत्रु भाव को देखेंगे तो अच्छा रहता है। वहाँ पर क्या होता है कि शत्रु आपको कभी कमज़ोर नहीं समझता है, यानी आपको समझेगा कि हाँ इनके अंदर भी कोई ऊर्जा प्रतिभा है। यानी जो आपके सामने वाले होंगे विपरीत लोग, जो आपसे डिबेट करेंगे तो वो आपको समझेंगे कि हाँ इसमें भी कुछ है, तो कहीं कहीं ठीक होती है। तो इसी प्रकार से जो शुभ ग्रह हैं
ये वृद्धि तो करते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर धन भाव में बैठ गए तो धन की वृद्धि करेंगे, धन भाव को देख रहे हैं तो धन की वृद्धि करेंगे, भूमि भवन वाहन वाले भाव को, व्यवसाय वाले, यानी जो जहाँ भी इनकी दृष्टि जाएगी उसमें बढ़ोतरी करेंगे प्रायः। लेकिन मान लीजिए इन्हीं की अगर दृष्टि शत्रु भाव में पड़ जाए, रोग भाव में, तो उसमें भी ये वृद्धि कर देंगे। यानी जो जिसका काम है, स्वभाव है, वो स्वभावतः आपको उसका शुभ या अशुभ परिणाम उसी हिसाब से आपको देखना होता है। उम्मीद है ये चीज़ कुछ हद तक आपको समझ में आई होगी। अब अगर यहीं पे बता दें, बहुत लोग प्रायः दृष्टि तो जान ही लेते हैं, तो सामान्य बात है। जो मैं रोचक विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, बताने वाला हूँ, उस पर अब थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे गुरु को ले लेता हूँ। सबसे पहले शुभ ग्रह है और गुरु की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है, इनको बहुत ही शुभ ग्रह माना गया है। तो गुरु आपका यहाँ बैठा हुआ है कहाँ? चौथे घर में। अगर यहाँ से देखा जाए तो चौथे हाउस में 1 2 3 4। तो अब यहाँ से इसकी जो पूर्ण दृष्टि है 7वीं, वो यहाँ जाएगी, ठीक है। तो इनकी 7वीं दृष्टि ये हो गई गुरु भगवान की, और 5वीं यहीं से 1 2 3 4 और 5 यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। और यहीं से अगर देखा जाए तो 9वीं दृष्टि कहाँ हो जाएगी? 12वें भाव में हो जाएगी। अब इस पे बहुत ही ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देने वाली बात है, मैं जो सूत्र बताने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना है अंश बल। ये डिग्री के हिसाब से ही मैंने इसीलिए पहले बता दिया था, इस ब्रह्मांड को 360 डिग्री अंश पे दिया गया है। तो इसमें जो ग्रह है वो कितना 30 अंश भोग करेगा, यानी 30 अंश ही रहेगा इसमें। 30 वो डिग्री वाइज चलते 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 जैसे 0 से लेके 30 पहुँचेगा, तो इसका यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, यानी इस राशि में, इस घर में प्रवेश इसका हो जाएगा। तो आप अब यहाँ पे विचार क्या करेंगे? जो रोचक सूत्र है वो ये है कि मान लीजिए गुरु आपका यहाँ पे 13 डिग्री का है, ठीक है। तो ये पूरा परिमाप कहाँ है? तो यहाँ से तो चला आपका गुरु, तो यहाँ से यानी चल के आ चुका है। जब आपके कुंडली का यहाँ पे गणना हुई, बनाई गई कुंडली, तो यहाँ से अब ऐसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यानी यहाँ पे बैठा है। यहाँ से चला तो ये मान लीजिए यहाँ पे बैठा है, इधर से ले लीजिए, आपको 7वें घर में समझाना है, यहाँ पे बाद में समझा देंगे। तो अब यहाँ पे कितने अंश का है? 13 अंश का। तो इसकी पहुँच कितनी है? यानी 180 अंश ही तो इसकी कैपेसिटी है, देखने की क्षमता इसकी क्या है, तो आपको वो क्षमता देखना है। तो क्षमता आपको देखना है कि 30 अंश का जब ये हो चुका है गुरु, तो इसकी दृष्टि यहीं तक पहुँच रही है, यानी 13 अंश तक ही सामने वाले घर में, यानी 10वें हाउस में गुरु देख रहा है। ये लोग तो सभी जान जाते हैं, लेकिन ये कितना देख रहा है? मान लीजिए अगर आप कहीं सामने एकदम किसी को देखते हैं, तो आपकी जो देखने की क्षमता है एकदम सीधे देखते हैं, अगल बगल नहीं देखेंगे, तो जो सीधी दृष्टि जहाँ तक आपकी जाएगी वहीं तक ही देख सकते हैं। एक समय सीमा है, एक निर्धारित है। अब इसके बाद में मान लीजिए यहीं पे आपका शनि या मंगल कोई ग्रह बैठा हुआ है, राहु या कोई भी ग्रह आपका यहाँ पे बैठा हुआ है, तो आप ये देखेंगे कि वो कितने डिग्री का है। वो मान लीजिए 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का है, 15 अंश पे बैठा है। तो इसका मतलब गुरु 10वें घर को तो देख रहा है, लेकिन वो उसको नहीं देख पा रहा है। यानी किसको नहीं देख पा रहा है? जो ग्रह बैठा हुआ है उस ग्रह को नहीं देख पा रहा है। तो इस हिसाब से आपको दृष्टियों को विचार करना है, तभी आप उसको सही प्रोटेक्शन कर पाएंगे, सही उस पर फलादेश बचा पाएंगे, अन्यथा नहीं बता पाएंगे। अब गुरु का काम क्या है? अब यहाँ भूमि भवन वाहन के भाव में स्वयं बैठा है, व्यवसाय को देख रहा है, आपके कर्म करियर को, तो इसमें वृद्धि ये करेगा। साथ ही साथ इसका काम है वृद्धि करना, तो ये ब्रह्मा भाव क्या है? व्यय का है। तो आपके खर्चे में भी वृद्धि ये करेगा। लेकिन हाँ, गुरु शुभ ग्रह है, वृद्धि तो करेगा, लेकिन खर्चा तो करवाएगा, लेकिन कहीं अच्छी जगह पे आपको खर्चा करने का ये दिमाग दे देगा। यानी आपका माइंड जो है वो बढ़िया जगह पे पैसा खर्च करेंगे। खर्च तो करेंगे,
आपको खर्च करना है, लेकिन उसको सही दिशा में सही मार्गदर्शन करना ही गुरु का काम है। इसी हिसाब से शुभ ग्रह वृद्धि करते हैं। और यहीं पे मान लीजिए अगर कोई भी ग्रह है, जैसे क्रूर ग्रह है, अच्छा है, धन भाव का स्वामी है, तो आपको देगा तो, लेकिन उसमें कोई भी कार्य करेंगे आप तो उसमें जैसे मान लीजिए अहंकार हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। धन तो रहेगा, धन की वृद्धि होगी, सारा कुछ है वो देंगे, लेकिन उसमें पराक्रम को बढ़ाएंगे, लेकिन ये होगा कि हमने कर दिया। कोई कार्य आप करेंगे पराक्रम भाव में है तो आप जब तक उसको कह नहीं देंगे कि मैं इतना बढ़िया, ये तो मैंने किया है, अरे मैं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ, यानी उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने पराक्रम को अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। उसमें वो अपना वो तेजपन वो जरूर दिखाएगा। यही मान लीजिए शुक्र भी शुभ ग्रह है और उसकी दृष्टि 12वें भाव में पड़ जाए तो ये बहुत अच्छा होता है। सुख सुविधा हर चीज़ का आपको बढ़िया सुख मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा। प्रायः सभी ग्रह अच्छे नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर शुक्र आपका 12वें में है तो आपको भोग की वस्तुएं बहुत ही ज़्यादा प्रदान करने वाला होगा। आप समझ लीजिए कि अच्छा सुख सुविधा साधन मिलेगा, लेकिन एक चीज़ है, आपको इसमें भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव है, इसमें भी थोड़ा सा आपको जब कोई चीज़ लेंगे, जैसे मान लीजिए आपने कहीं अपना कोई वस्त्र यानी कपड़े आदि खरीदे या कोई लग्जरी का साधन लिया या कोई मोटरसाइकिल ही ली, तब जब लोगों के बीच में उसको लेकर के जाएंगे तो आप अपनी वस्तु को बहुत ही ज़्यादा महत्व देंगे। अरे देखो मेरे में तो भाई ये है, ये तुम्हारे में बिल्कुल नहीं है, देखो मैं इतने का लाया, तुम कितने का लाए। मतलब हर चीज़ में वो डिबेट करेगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा झलक जाएगा। तो ये भावों का थोड़ा बहुत वो होता है। जैसे इसमें मान लीजिए भाव भी कुछ क्रूर हैं इसमें, जिसमें आप मान लीजिए कि तीसरा है, इसको भी क्रूर भाव की संज्ञा में लिया जाएगा। और यहीं पे आपका जो 6वां है ये भी क्रूर, और 11वां भी ये क्रूर का ही, क्योंकि शनि का ये घर होता है काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से। इसमें 11 नंबर की मूल त्रिकोण राशि होती है, तो इसलिए शनि का ही ये इसमें थोड़ा सा प्रभाव रहता है, यानी यह क्रूर यानी उग्र भाव कहे गए हैं। और जो शुभ ग्रह हैं वो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लिख दिया है मैंने, गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध, ये शुभ हैं। क्रूर ग्रहों में मंगल, सूर्य, शनि, राहु और केतु ये प्रायः माने जाते हैं। तो आपको देख लें तो मंगल की दृष्टि जहाँ होती है वहाँ तेज यानी थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति अगर रिश्तों में है, और थोड़ा अहमता जो मैंने बता दिया है। गुरु में है वृद्धि, बढ़ोतरी और प्रायः लाभ ही देती है दृष्टियाँ गुरु की जो भी हैं, जहाँ भी हैं, जिस भाव में, लेकिन नीच की न हो, प्रायः ये चीज़ें आपको देखना है। और शनि जो है क्षय यानी कमी करेगा, जिस भाव को देखेगा, आलस्य पैदा करेगा, उसमें लंबा खींचेगा। कोई चीज़ है जैसे मान लीजिए पत्नी भाव को, तो पत्नी में आलस्य रहेगा, काम के उसमें थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं फील होगा, थोड़ा समय से काम को निपटाना नहीं चाहेंगे। जहाँ भी यानी धन भाव में दृष्टि है तो उसमें भी देरी करेगा, यानी काम करने के बाद भी अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी भी मान लीजिए अगर 5 तारीख को आती है तो हो सकता है 10-11 को आ जाए। तो ये चीज़ें हैं कि ये देरी का काम करता है। और राहु और केतु क्या है, ये भ्रम है, संशय, दुविधा। आप कितना भी कार्य कर लें, अगर यहाँ पे आपके कैरियर कर्म व्यवसाय में है तो आपको एक चिंता लगी ही रहेगी, दुविधा हमेशा बनी रहेगी कि ऐसा न हो, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सही हो रहा है अथवा गलत हो रहा है, यानी भ्रम की स्थिति सदैव जहाँ भी दृष्टि डालते हैं ये तो उसमें बनी रहती है। जैसे मान लीजिए अगर आपके घर का कोई व्यक्ति है, पत्नी है या भाई है या मित्र है, कहीं गया हुआ है और इसकी उस भाव पे दृष्टि है इन ग्रहों की, तो आपको प्रायः चिंता लगी रहे होगी, पता नहीं क्या हुआ हो, कैसे हो, कहीं लड़ाई झगड़ा न कर लिए हों, कहीं गाड़ी मोटर न खराब हो गया हो, या कहीं मान लीजिए दुर्भाग्य से आपके मन में ये विचार चलेगा। मैं बताने दे रहा हूँ कि आप सोचेंगे कहीं कुछ लड़ भिड़ ना गए हों या कुछ भी, यानी संशय की भ्रम की स्थिति बनी ही रहेगी। और मैं एक चीज़ और बता दूं अंतिम में, सभी ग्रहों की जैसे सब ग्रह 7वें स्थान को देते हैं, ऐसे ही चौथाई दृष्टि भी होती है, इसका भी आप विचार अवश्य करेंगे। किसी भी कुंडली में
आप निर्णय लेने से पहले सभी ग्रहों की चौथाई दृष्टि जो होती है वो चौथे और आठवें भाव में भी होती है। फिलहाल इसका ज़्यादा महत्व तो नहीं होता है, लेकिन जब कोई ज़्यादा अशुभता हो रही है, कोई जातक परेशान है, तो ग्रहों का ये भी दृष्टि आप ज़रूर देखेंगे। वैसे देखना ये आवश्यक होता है, चौथाई दृष्टि का भी महत्व है। बहुत सारी पुस्तकें हैं उसमें लिया गया है, इसका भी महत्व बहुत ही अधिक होता है। तो इसमें आपको क्या देखना है, जहाँ भी ग्रह है वहाँ से मान लीजिए चौथाई सभी ग्रहों के लिए है। ये समस्त ग्रह पहले तो 180 अंश पे और चौथाई दृष्टि पे 4 और 8 की दृष्टि इनकी होती है घर में। तो यहीं गुरु को अगर देखें तो 1 2 3 4 यहाँ भी देखेगा, यानी पत्नी भाव को भी देखेगा, 5 6 7 और 8 यानी यहाँ भी इसकी चौथाई दृष्टि पड़ेगी। उम्मीद करते हैं कि अब ये जानकारी आपको कुछ समझ में आई होगी। ये तो ये सामान्यतः है और बहुत सारी चीज़ों का विचार इसमें किया जाता है, जो कि मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। मैंने जो है आपको ग्रहों के अंश बल को बताया हुआ है, जो परिमाप है इसको ज़रूर देखें, क्योंकि प्रायः सभी ज्योतिषी तो बहुत सारे लोग होते हैं, कुंडली बहुत लोग देखते हैं, लेकिन इन विषयों पे थोड़ा सा प्रकाश नहीं डालते हैं। अब यही मान लीजिए आपको देखना है तो 7वीं दृष्टि गुरु की तो है, लेकिन जब यहाँ पे मैंने जैसे डिग्री अनुसार बताया है 10 डिग्री का है, तो यहाँ पे 10 डिग्री के पहले जितना होगा वो कहाँ देखेगा, 9वें घर पे देखेगा। ये रोचक सूत्र है, ये सब लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ प्रायः कि अगर कोई चीज़ बताऊँ तो पूरा आपको बताऊँ। और बहुत सारे ज्योतिष विद्वान हैं, वो कोई अपने अंदर नहीं रखना चाहते हैं, कोई भी बात वो बता ही देते हैं। बहुत सारे लोग हैं तो वो नहीं छुपाते हैं, क्योंकि ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और सारी चीज़ें आपकी चोरी हो जाएंगी, खो जाएंगी, लेकिन ये चीज़ ऐसा है कि इसको जितना आप देंगे उतना इसकी बढ़ोतरी होगी। बहुत सारा पैसा है, आप किसी को देंगे तो उसमें कमी आएगी, लेकिन इसको जितना खर्चा करेंगे वो उतना ही ज़्यादा इसमें बढ़ोतरी होगी। इसीलिए ज्ञान को हमेशा बांटते रहना चाहिए, तो कुछ न कुछ आपको उसमें बढ़ोतरी मिलती रहेगी। अगर इसको छुपा के रख देंगे तो इसमें कमी हो जाएगी, यानी तब ये आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। ये ऐसी विद्या है, ऐसा धन है कि इसको प्रायः खर्च करते ही रहना चाहिए, नहीं तो फिर अगर जल कहीं एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो उसमें काई लग जाती है, मैला हो जाता है, तो बहता पानी जो होता है वो निर्मल होता है। ऐसे ज्ञान का बहाव जब प्रायः होता रहता है तो अच्छा रहता है, उसमें कुछ न कुछ तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। और एक बात मैं रोचक सूत्र बता दूं, जिनका गुरु कुंडली में खराब है, अशुभ है, तो ऐसे लोगों को जहाँ भी जाएं अच्छी चीज़ों का प्रचार ज़्यादा करना चाहिए। जैसे आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। कोई आपसे रास्ता पूछ ले तो उसको सबसे अच्छा और सटीक मार्गदर्शन करो आप। बहुत सारे लोग होते नहीं हैं, अगर कोई गलती से रास्ता भूल जाए तो उसको क्या करते हैं कि बुरी दिशा बता देंगे कि इधर से नहीं इधर से चले जाओ, यानी उसको उसी में उनको मज़ा आता है। लेकिन उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिनका गुरु अशुभ है, किसी भी तरह से कुंडली में अशुभ है, तो उनको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्रायः आप देखते होंगे कि सभी ज्योतिषी हमको यही बताते हैं कि जो ग्रह खराब हो तो उसका हम दान करें। तो गुरु क्या है, ज्ञान का कारक है। गुरु ठीक करने के लिए आप ज्ञान का दान करते रहिए तो एक ना एक दिन आपका गुरु वैसे भी ठीक हो जाएगा। तो ज्ञान का दान आप करते रहिए। आपके पास जो भी विद्या है, जो भी जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाइए, बताइए, तो आपका गुरु ऑटोमेटिक सही होता चले जाएगा। तो आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कोई प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। कुछ पूछना है, कोई विशेष जानकारी या कोई त्रुटि हुई हो तो जो विद्वान जन हैं वो स्वयं से समझ लेंगे और कमेंट में हमको बताएंगे, जिससे हमको भी सीखने का अवसर मिलेगा। प्रायः उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर करें। अगर चैनल पे अभी भी आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। सभी को जय श्री सीताराम। ओम शांति शांति शांति। सबका दिन शुभ हो।